हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 7 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने जो वीडियो होता है इसमें जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित किस देश को $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है वानुअतु और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार ने हाल ही में भूकंप से प्रभावित हुए देश वानुअतु को $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की हुई है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित प्रशांत महासागर के छोटे से देश वानुअतु को $5 लाख की सहायता देने की जो घोषणा है वो की हुई है। इस सहायता का जो उपयोग है वो देश में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में किया जाएगा। यानी भूकंप आने के बाद वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, थोड़ी दयनीय स्थितियाँ हुई हैं, जिसके अंतर्गत ये जो सहायता भेजी गई है इसका उपयोग वहाँ पर देश में राहत कार्य के लिए, पुनर्वास के लिए और पुनर्निर्माण जैसे जो प्रयास हैं इनके लिए इस सहायता राशि का उपयोग किया जाएगा। बात करें दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपीय ये जो देश है वानुअतु, इसमें 17 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर 2024 को लगातार भूकंप आए, जिसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, जिसके कारण भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए $5 लाख की जो सहायता है वो वहाँ देने की घोषणा की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेल जोन के तहत कहां पर अपना 69वां रेलवे डिवीजन या मंडल स्थापित करेगा? यानी कि अब टोटल 69 मंडल हो जाएंगे, 69 रेलवे डिवीजन हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो 69वां रेलवे डिवीजन है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी जम्मू में। जम्मू रेलवे में ये जो 69वां रेलवे डिवीजन है इसका जो मंडल है ये स्थापित किया जा रहा है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें इसके बारे में तो केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन या मंडल स्थापित करेगा। वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है और प्लस 1 ये बढ़ जाएगा, इस प्रकार से 69 रेलवे डिवीजन या रेलवे मंडल हो जाएंगे। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि 4th पोजीशन आती है रेल नेटवर्क के बारे में। और बात करें अगर सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के बारे में तो लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जो 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश बना है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो भारत की जो एक लिस्ट आई हुई है तो 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान के मामले में छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर के उभरा हुआ है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान के बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी रही वो 3.9% रही, यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन कुल देशों की जो हिस्सेदारी है उसमें से भारत की हिस्सेदारी 3.9% रही। चीन दुनिया में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है, यानी फर्स्ट पोजीशन चीन की है, और जिसके बाद यूरोपीय संघ और बांग्लादेश का स्थान है, यानी सेकंड पर यूरोपीय संघ आते हैं और फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का स्थान है। बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 की तो इसके अप्रैल और अक्टूबर महीने में हस्तशिल्प का जो निर्यात रहा वो 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये भारत का जो हस्तशिल्प का निर्यात है वो इतना निर्यात रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत और इंडोनेशिया देश के बीच
गैर बासमती सफेद चावल व्यापार को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये जो समझौता है ये हुआ है किसको लेकर के, गैर बासमती सफ़ेद चावल के जो व्यापार है इसको लेकर के ये समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी गई और साथ ही साथ समझौता ज्ञापन की जो अवधि है ये अवधि 4 वर्ष की होगी और इसे स्वचालित रूप से 4 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया जाएगा। यानी कि ये जो समझौता हुआ है ये 4 वर्ष के लिए हुआ है, लेकिन आगे चल करके अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इच्छा के अनुसार 4 वर्षों के लिए आगे और भी बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन देशों ने अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो कार्यकाल है वो शुरू किया हुआ है? तो लगभग 5 देश हैं इनका जो नया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो नया कार्यकाल है वो शुरू हुआ है। तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है ग्रीस, सी ऑप्शन है डेनमार्क और डी ऑप्शन है सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी पाकिस्तान, ग्रीस और डेनमार्क सहित 2 अन्य देश हैं। इन देशों का अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से देश हैं, तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इन 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में अपना 2 साल का जो कार्यकाल है ये शुरू कर दिया है। कब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, तो 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और इससे पहले जो जिनका कार्यकाल पूरा हुआ उनके स्थान पर ये आए हैं। तो उसके अंतर्गत इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, इन 5 देशों का 2 वर्ष का जो कार्यकाल था गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में वो कार्यकाल पूरा हुआ और उनके स्थान पर इन 5 देशों का जो कार्यकाल है वो शुरू हो चुका है। बात करें न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है वहां पर ध्वजा स्थापना समारोह आयोजित किया गया और उसके बाद से इन जो 5 देश हैं इनका जो कार्यकाल है गैर अस्थायी सदस्य के रूप में वो शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 2 समूह होते हैं, जिनमें से जो 5 देश हैं वो स्थायी देश के अंतर्गत आते हैं और जो 10 देश हैं वो अस्थायी के अंतर्गत आते हैं। 5 जो देश हैं इनका परमानेंट कार्यकाल रहता है, लेकिन जो 10 देश हैं इन 10 देशों में 5-5 देश का जो कार्यकाल रहता है ये 2-2 वर्षों के लिए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में इनका कार्यकाल शुरू होता है। 2 वर्ष के बाद वो 5 जो देश होते हैं वो रिटायर होते हैं, फिर नेक्स्ट जो 5 देश होते हैं उनका जो कार्यकाल है 2 साल के लिए शुरू कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये जो क्रिया है, ये जो चैन है ये चलती रहती है। लेकिन जो 5 स्थायी देश हैं उनका जो सदस्यता रहती है, उनकी जो अध्यक्षता रहती है वो उसी प्रकार से बरकरार रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ, वह किससे संबंधित है? यानी डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। डिटेल में हम बात करें तो भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का हाल ही में निधन हो गया। 4 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ। इनका जो जन्म है वो डॉक्टर राजगोपाला जी का इनका जन्म चेन्नई में 1936 में हुआ था और डॉक्टर राजगोपाला जी को 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था और ये महत्वपूर्ण एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कुछ और डिटेल के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजगोपाल जो चिदम्बरम है 1999 में इनको पद्म विभूषण मिला, 1975 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका जो जन्म है वो 12 नवंबर 1936 को चेन्नई में हुआ था। 1974 की बात की जाए तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसमें इनका अहम योगदान रहा। 1990 से 93 के बीच ये भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के निर्देशक भी रहे। 1993 से 2000 तक ये परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख भी रहे और फिर 1998 में ये परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम का इन्होंने नेतृत्व भी किया था और 2001 से 2018 तक ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। तो इनका ये कुछ कार्यकाल रहा जो कि महत्वपूर्ण कार्यकाल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग नोट डाउन करते चलिए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा?
यानी कि जो 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार है ये खासकर उन लोगों को दिया जाता है जो भारत से बाहर प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं भारतीय ही लेकिन दूसरे देश में वो रह रहे हैं, तो उनको ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसे बोलते हैं प्रवासी भारतीय पुरस्कार। और इस बार 27 लोगों को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में 23 देशों की 27 हस्तियों को 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र जो कि 10 जनवरी को समापन होगा, इसमें यह पुरस्कार का वितरण करेंगी। ये जो पुरस्कार है ये विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह जो दिया जाता है वो हर क्षेत्र में, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसमें बेहतरीन योगदान देने के लिए जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनको ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि माइक जॉनसन को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहां देख सकते हैं माइक जॉनसन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुन लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पीकर बनने के लिए 218 वोट्स की जरूरत होती है और जॉनसन को इतने ही वोट मिले, यानी कि स्पीकर बनने के लिए 218 वोट होने चाहिए और 218 ही मिले हैं, यानी कि इससे ज़्यादा अगर हो तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन 218 ही वोट इनको मिले हुए हैं। ये अमेरिकी स्टेट यानी अमेरिका का जो स्टेट है लुइसियाना, वहाँ से ये सांसद हैं और अब इनको स्पीकर चुन लिया गया है। माइक जॉनसन को 2023 में भी यानी 2023 में भी इन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका इनको स्पीकर चुना गया था और अब ये दोबारा से स्पीकर बनकर के आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी सुधांशु मित्तल ने खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम जानें तो हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल, इन्होंने विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। साथ ही साथ जो शुभंकर है, मस्कट है, उसके रूप में काम करने वाली जो जोड़ी तेजस और तारा को भी पेश किया गया, यानी शुभंकर के रूप में शुभंकर जो अनावरण किया गया उसका नाम तेजस और तारा है, इसका भी अनावरण किया गया है। बात करें पहला जो खो खो विश्व कप है ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा या 2025 तक इसको खेला जाएगा, यानी 13 से शुरू होगा और 19 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा गया लोबिया कितने दिनों में अंकुरित हुआ? यानी हाल ही में अभी इसरो के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारनामा है ये, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में लोबिया भेजा गया था जो कि महज 4 दिनों में ही अंकुरित हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में बात करें आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अंकुरण है 4 दिन में ही इसका जो अंकुरण है वो हो गया। और डिटेल में हम जानें तो हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा गया जो लोबिया था वो 4 दिन में अंकुरित हो गया है। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडिक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन के तहत ही इस लोबिया को भेजा गया था जो कि महज 4 दिनों में ही वहां पर अंकुरित हो गया है। इस मिशन के तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया था। इस प्रयोग को अंतरिक्ष में भोजन उगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर अंतरिक्ष में भी अगर इस प्रकार से जो भी पौधे हैं अगर वो अंकुरित हो सकते हैं तो वहां पर भोजन भी उपलब्ध हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में। साथ ही साथ वहां पर अगर हरियाली फैलेगी तो ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में होगी। इस प्रकार से अंतरिक्ष में जीवन होने की या जीवन पाए जाने की जो संभावना है वो कई गुना जो बढ़ने की जो संभावना है वो हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लगे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।